हेलो फ्रेंड, यूपी टेट सी टेट स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण में शिक्षक सहायक सामग्री का बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे जो सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से निम्न 4 प्रकार की होती हैं। एक दृश्य सामग्री होती है, एक श्रव्य सामग्री होती है और एक दृश्य श्रव्य सामग्री होती है और क्रिया सहायक सामग्री होती है। शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। तो दृश्य में क्या होता है कि दिखा के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और श्रव्य में सुनते हैं बच्चे, और श्रव्य दृश्य दोनों में तो पढ़ाया भी जाता है साथ साथ और उनको दिखाया भी जाता है। जैसे टेलीविज़न पे या कंप्यूटर पे हम उन्हें बताएं। और फिर क्रिया सहायक सामग्री, वो खुद करके जो सीखते हैं वो क्रिया सहायक सामग्री है। करके हम उन्हें सिखाएं या बताएं तो वो हो जाएगा। दृश्य सहायक सामग्री। इस सामग्री द्वारा आँखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत निम्न सामग्रियाँ आती हैं। देखिए, दृश्य सहायक सामग्री में क्या कि बच्चों को दिखाया जाता है कि देखो ये है तो बच्चे देखेंगे। जैसे श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट पे हम लिख दिए तो ये दृश्य सहायक सामग्री हो गया। या फिर चार्ट पेपर का हम यूज़ कर लिए तो देखिए बोल रहा है श्यामपट्ट या बोर्ड पर लिखी गई चीज़ों को बच्चा ध्यान से अवलोकन करता है। फिर दिया है, इससे विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। क्या होता है? दृश्य जो सहायक सामग्री होती है, इससे ज़्यादा ही हम स्पष्टता से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आएगा। जैसे चित्र द्वारा, चित्र, इससे बच्चे को किसी चीज़ के वास्तविक रूप आकार का पता चलता है। छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद होता है। ये क्या होता है? छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाता है। फिर छात्रों के कल्पना शक्ति का विकास करने में मदद करता है। छात्रों को सोचने की क्षमता में और वृद्धि करता है। चार्ट और ग्राफ। देखिए, चार्ट और ग्राफ के द्वारा, इसके द्वारा बच्चा तुलनात्मक अध्ययन करना सीख जाता है। चार्ट के द्वारा क्या होता है? बच्चा तुलना करता है। फिर अनेक नियमों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जितने नियम हैं उनको हम स्पष्ट रूप से और अच्छे तरीके से उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। तथ्यों को आसानी से और जल्दी से याद किया जा सकता है। तथ्यों को जल्दी से आसानी से उसको याद कर लेगा वो चार्ट पेपर और ग्राफ पे अगर सीखेगा करके तो। फिर पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र। देखिए, ये बोला है ये विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने में मदद करती है। जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो बहुत से ज्ञान को याद कराने में मदद करती हैं। इनसे बच्चों को विभिन्न प्रकार के जनवंत मुद्दों का ज्ञान होता है। फिर नक्शा और फिर मैप, इससे बच्चे में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित होती है। इससे बच्चा विभिन्न संकेतों का उपयोग करना सीखता है और अपने परिवेश की आसपास की परिस्थिति के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित कर सकता है। देखिए, ये सारे इम्पोर्टेंट है नक्शा और मैप के द्वारा कि किस दिशा में है, कौन सी दूरी है, ये सब उसको ज्ञान होता है उसको। फिर मॉडल या प्रदर्शन द्वारा, तो देखिए मॉडल किसी वस्तु का प्रतिरूप होता है। जो मॉडल होता है वो किसी वस्तु का वो प्रतिरूप होता है। यह किसी वस्तु के वास्तविक रूप, आकार आदि को प्रस्तुत करता है जिससे बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाता है। जैसे ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के वास्तविक रूप, आकार को समझा जा सकता है। फिर अब ये देखिए, समझा जा सकता है। नक्शा मैप हो गया, फिर मॉडल प्रदर्शन, फिर स्लाइड या फिल्म। अब स्लाइड फिल्म में देखिए दिया है, इनके द्वारा किसी वस्तु को हूबहू दिखाया जा सकता है कि वो जैसे जैसे हैं उसी प्रकार उस वस्तु को दिखाया जा सकता है। इसके द्वारा उन वस्तुओं को दिखाया जा सकता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर, उनका परिवेश और फिर ईंधनों के प्रकार, वनों के प्रकार, भूकंप या ज्वालामुखी से हुई हानि आदि को दिखाया जा सकता है। जो स्लाइड या फिल्म होती है उसके द्वारा ये बताया है। टिकट समय सारणी। टिकट और समय सारणी क्या होता है? टाइम टेबल, जो टाइम टेबल होता है उसी को बता रहा है समय सारणी। इससे बच्चों को वास्तविक जानकारी मिलती है। इससे बच्चों में अवलोकन कौशल का विकास होता है। इससे सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से समझा जा सकता है। फिर बोल रहा है अब श्रव्य सामग्री।
श्रव्य सामग्री क्या है, देख लीजिए। इन सामग्रियों के द्वारा कौन से सूचना ग्रहण की जाती है। इससे बच्चा कहीं भी बैठा बैठाया ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो श्रव्य सामग्री होती है, सुन करके, ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं उसको एक वातावरण चाहिए, वो सुनता रहेगा और सब सीखता रहेगा। इस सामग्री के उदाहरण हेड रेडियो है, ठीक, फिर ग्रामोफोन है, फिर टैप रिकॉर्डर है, ये सब हैं। इसके द्वारा कहीं भी रह करके बच्चा सीख सकता है। श्रव्य दृश्य सामग्री, इन सामग्रियों से बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है और बेहतर ज्ञान हासिल करने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग आवश्यक है। देखिए, बेहतर ज्ञान प्राप्त होता है और इससे सारी इंद्रियां जो होती हैं वो काम करती हैं जब बच्चा सीखता है। तो ये सामग्रियां बहुआयामी बुद्धि आधारित कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनके उपयोग से किसी भी विषय वस्तु को रोचक, सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। इससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और ज्ञान स्थायी बन जाता है। उदाहरण टेलीविज़न, फिर फिल्म, प्रोजेक्ट आदि। क्रिया सहायक सामग्री, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। इसके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। जो क्रिया सहायक सामग्री होता है वो नई नई चीज़ सीखेगा, क्योंकि खुद करता है, कर देखता है कि कैसे कैसे ये हो रहा है, फिर नई नई चीज़ सीखता है और उनको खुद अनुभव प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए बोला भ्रमण, किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, जब वो जाएगा कहीं पे तो खुद वो देखेगा कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है कैसा नहीं, तो वो खुद उसको सीखेगा क्रिया सहायक सामग्री में। किसी संग्रहालय का भ्रमण, देखिए किसी संग्रहालय में जाके भ्रमण करा, फिर किसी उद्यान का भ्रमण। उपरोक्त सामग्रियों के अलावा बच्चा अपने परिवार और समुदाय से भी सीख सकता है। समाज में किस किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, या पुराने समय में यातायात के क्या साधन थे, या घरों में खाने पीने चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, या पहले मकान घर किन किन चीज़ों से बनते थे आदि के विषय में बालक अपने परिवेश समुदाय से जानकारी हासिल कर सकता है। इससे प्राप्त जानकारी स्थायी होता है। देखिए, खुद भ्रमण करके जो सीखेगा उससे जो प्राप्त ज्ञान रहता है वो अस्थायी होता है। अब देखिए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो देख लीजिए। बोल रहा है निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा महत्व नहीं है। देखिए बोला है नहीं है, तो इसका ध्यान दीजिएगा नहीं पे। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन था। फिर सेकेंड ऑप्शन है इनके उपयोग से विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है इससे शिक्षार्थियों केवल श्रवण एवं अवलोकन कौशल का विकास होता है। इससे शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा इससे शिक्षार्थियों केवल श्रवण एवं अवलोकन कौशल का विकास होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन दृश्य सामग्री नहीं है। दृश्य सामग्री तो चार्ट ये तो है ही, फिर ग्राम, फिर नक्शा, फिर समाचार पत्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम। फिर तीसरा क्वेश्चन है प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। इससे उनमें डैश का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है, या उपरोक्त सभी का। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कब किया जाता है। पृथ्वी पर जल और थल को देखने के लिए, विश्व में अपना शहर ढूंढने के लिए, पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार समझने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार को समझने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण पर ले जाया गया है। इस भ्रमण का उद्देश्य होना चाहिए। इस भ्रमण का क्या उद्देश्य है उनको ले जाने का। तो पहला ऑप्शन है, पहला है उद्यान में खूब लेना, खेलें। खूल नहीं होगा, उद्यान में खूब होगा, यहाँ पे खूल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा खूब होगा। खूब, देखिए यहाँ पे खूब होगा, ठीक, ये गलत है, खूब खेलें होगा। फिर प्राकृतिक वातावरण का मज़ा लें। फिर स्कूल की दिनचर्या से चिट्ठी मिले। फिर उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूल पौधे आदि का अवलोकन करें एवं
आपस में उन पर चर्चा करें। तो यही क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूल, पौधे आदि का अवलोकन करें एवं आसपास में आपस में चर्चा करें। फिर छठवां क्वेश्चन है चित्र। चित्र क्या, विषय वस्तु को पढ़ाने में सहायक होता है। चित्र लिखित बातों को प्रतिबिंबित करते हैं, शिक्षार्थियों को चुनौतीपूर्ण रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर सातवां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। ये डैश शिक्षण सहायक सामग्री है। तो ऑप्शन है श्यामपट्ट, दृश्य, फिर श्रव्य दृश्य, फिर क्रियात्मक। तो आंसर हो जाएगा दृश्य। आठवां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को आगरा का ताजमहल दिखाने ले गए। इस भ्रमण हेतु उनका क्या उद्देश्य होगा। ताजमहल के इतिहास की जानकारी प्राप्त कराना, ताजमहल की खूबसूरती का अवलोकन करना, ताजमहल में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का आनंद लेना, ताजमहल की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से तुलना करने की क्षमता का विकास करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से तुलना करने की क्षमता का विकास करना। 9वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रेलवे समय सारणी को बताने के पीछे उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से समझना। फिर दूसरा ऑप्शन है देश के विभिन्न भागों के विषय में जानकारी देना, रास्ते में आने वाले विभिन्न स्टेशनों के विषय में जानकारी देना। उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से समझना। अब लास्ट क्वेश्चन है जो 10 नंबर का है। मानचित्र से बच्चों में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित होती है। मानचित्र की कला समझने में बच्चों को सर्वप्रथम किस बात का ज्ञान कराना चाहिए। तो ऑप्शन है दूरी, फिर दूसरा है दिशा, तीसरा है रंग, चौथा है प्रतीक। तो आंसर हो जाएगा दिशा का। चलिए ये 10 क्वेश्चन जो रिलेटेड थे शिक्षण सहायक सामग्री से, जो ये प्रकार थे इससे रिलेटेड थे, जो कि पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन भी मैंने कराए जो पिछले वर्ष आए हुए हैं। इसी तरह आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।